नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जमीन सर्वे ज्ञान पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रैयतों को केवाला कराने यानी कि ज़मीन खरीदने केवाला कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रैयत अक्सर कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनके वजह से उन्हें बाद में जाकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो हमारा वीडियो है यह थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो कृपया इसे स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो भविष्य में आपको कभी भी आप केवाला कराएंगे तो जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं अगर उस मुताबिक आप केवाला कराते हैं तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है और कभी भी आप मुसीबत में नहीं फंसने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कि रैयतों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, केवाला कराने से पहले सबसे पहला जो चीज़ है जो रैयतों को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले, तो हमें सबसे पहला बात ध्यान रखना चाहिए कि जो ज़मीन हम लेना चाह रहे हैं वह ज़मीन किसी सरकारी खाते की नहीं तो है। वह जो खेसरा हम लेना चाह रहे हैं वो किसी सरकारी खाते की नहीं तो है। सरकारी खाता क्या होता है? जैसे सरकारी खाते में बहुत सारा आता है, गरमजरुआ आम होता है, भारत सरकार होता है, गरमजरुआ बिहार सरकार होता है, इत्यादि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें होती हैं जो कि बिहार सरकार की होती है, भारत सरकार की होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कोई भी सरकारी जो भी खाता है उस खेसरे की ज़मीन हमें रजिस्ट्री नहीं करानी है, नहीं तो भविष्य में हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो ये हो गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है वो है कि जिस भी रैयत से आप ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं उस रैयत के नाम से जमाबंदी चल रही है या नहीं, अदतन रसीद कट रहा है या नहीं। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, जिस भी रैयत से आप ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं उस रैयत के नाम से रजिस्टर 2 में जमाबंदी पंजी पे उसका नाम अंकित है या नहीं, उसके पास रसीद लगान रसीद उसके नाम से कट रहा है या नहीं। अब इसमें भी बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे मान लीजिए जो भी विक्रेता आपको ज़मीन बेचना चाह रहे हैं, यह ज़मीन उनको कैसे प्राप्त है, केवाला से प्राप्त है कि खतियानी है। मान लीजिए अगर उनका केवाला है और पर्सनल केवाला है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद लिख देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है अगर उनका खतियानी ज़मीन है तो हमें वंशवृक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी खतियानी ज़मीन आएगा तो हमें वंशवृक्ष के आधार पर, निजी हिस्सेदारी के आधार पर हमें ज़मीन की खरीदी करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पिता के पास, मान लीजिए एक खतियान में एक रैयत के पास 20 बीघा ज़मीन है, उसके 4 लड़के हैं, तो पर लड़के को 5-5 बीघा ज़मीन हुआ। अगर उसके पिताजी नहीं हैं तो 5-5 बीघा ज़मीन हुआ, तो उस हिसाब से पर आदमी का शेयर देखते हुए हमें ज़मीन की खरीदारी करनी चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी ज़मीन को, जब यह 2 चीज़ हमारा तय हो जाता है, पहला सरकारी ज़मीन होना नहीं होना चाहिए, दूसरा कि जब हम उसका अदतन रसीद और कागज़ वगैरह देख लेते हैं वो सही हो, तो तीसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है जो कोई लोग आजकल नहीं करते हैं, कोई भी लोग नहीं करते हैं। वो जाते हैं बस हाँ ज़मीन मिल रहा है, चुपचाप जाके उसको लिखा लेते हैं, जो कि यह सबसे बड़ी भूल करते हैं। और दोस्तों, 100 में से 40% लोग इस वजह से भूमि विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि जिस भी रैयत से आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं उसके पास कागज़ है, केवाला है 5 कट्ठे का, या खतियान है उस ज़मीन खेसरे का 5 कट्ठे का, लेकिन उसके कुछ भाग पर दूसरे रैयत द्वारा कब्जा किया हुआ है, या मान लीजिए उस पर उन्होंने घर बनाया हुआ है, अभी वो 4 कट्ठा ही ज़मीन है, तो आपको तो वो 4 कट्ठा ही प्राप्त होगा। तो अगर आप पहले ही नापी करा लेंगे, पैमाइश ज़मीन का जब करा लेंगे तो यह विवाद वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 कट्ठा रहेगा तो आपको 4 कट्ठा का ही पैसा देना पड़ेगा। तो यह जो अभी आजकल हर एक, मतलब सभी जगहों पर यह सबसे बड़ा
कारण देखा गया है भूमि विवाद का, कि हमने लिखाया तो था इतना। अरे भैया, आपने लिखाया तो था, लेकिन आपके दखल में ही उतना नहीं है ज़मीन। फिर उसके बाद से भूमि विवाद का सिलसिला चालू होता है। तो क्यों ना हम रजिस्ट्री कराने से पहले ही इन बातों को हम ध्यान में रखें। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये है। और इसी क्रम में जब हम अमीन द्वारा ज़मीन की पैमाइश कराते हैं तो उसी क्रम में हम उनसे ज़मीन का एक नजरी नक्शा भी तैयार करा लेते हैं। नजरी नक्शा क्या होता है दोस्तों? जिसमें कि आपका ज़मीन का सारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चौहद्दी दिखाया जाता है, और उसका सड़क, मान लीजिए जो भी भौगोलिक चिन्ह होता है उसे दर्शाया जाता है। सारी चीज़ों का एक नक्शा तैयार किया जाता है। तो यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने केवाला में नक्शे को लगाएं। चौथा जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि जब भी आप केवाला कराएं तो अपने कातिब से ज़रूर यह कहें कि वह आपके मजबून में विक्रेता को यह ज़मीन किस प्रकार से प्राप्त है, केवाला है, खतियान है, उसके कागजी प्रमाण का जिक्र करें एवं उसके जमाबंदी का जिक्र जरूर करें, ताकि आगे चलकर आपको दाखिल खारिज होने में समस्या नहीं हो और आपको उसी के वजह से भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो एक बार फिर से हम दोहराते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि ज़मीन कोई भी सरकारी खाते की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि केवाला और खतियान वंशवृक्ष का आधार मानकर ही आपको केवाला कराना चाहिए। तीसरा हो गया कि केवाला कराने से पहले आपको ज़मीन का अमीन के द्वारा पैमाइश करा लेना चाहिए और उसका नजरी नक्शा तैयार करा लेना चाहिए। चौथा हो गया कि जब आप केवाला कराने जाते हैं तो आपको केवाला के मजमून में खाता सही होना चाहिए, खेसरा सही होना चाहिए, रकबा आप कितना लिखा रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए, और उसमें मजमून में आपको जो जमाबंदी है और जो विक्रेता रैयत है उनका क्या कागजी प्रमाण है वो भी उसमें दर्ज होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग, अब हमें लगता है कि आप लोग जब भी केवाला कराने जाएंगे तो इन मानकों को फॉलो करेंगे और आप भी किसी प्रकार से इस प्रकार की गलती, जिस प्रकार हमने बताया कि रैयत गलती करते हैं, कभी नहीं करेंगे। और इस प्रकार से अगर आप केवाला कराते हैं तो भविष्य में आप किसी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर नहीं अच्छा लगा तो यह वीडियो आपको कहाँ पे अच्छा नहीं लगा और हमें क्या इसमें सुधार करना चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका सुधार कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।